हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था बेसिक पैरामीटर ऑफ द चैप्टर कर्व। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे। हमने आपको बताया था कि मेन हर्ट जो है चैप्टर का वो है सेटिंग आउट ऑफ द कर्व व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सो सेटिंग आउट ऑफ कर्व कहने का मतलब ये हुआ कि हाउ यू विल रेंजिंग आउट द कर्व ऑन द ग्राउंड, मतलब कि जो कर्व आपने डिजाइन कर रखा है उसी कर्व को ग्राउंड पे अचीव कैसे करेंगे, ये हमारा कंसर्न है इस चैप्टर में। इसके बेसिक पैरामीटर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब सीधा मैं चलता हूं मेथड्स पे। कई सारे मेथड्स हैं इसको रिजॉल्व करने के, मतलब कई सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग कर्व को सेट आउट कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग सारे मेथड्स का जिक्र करेंगे जो आपके सिलेबस कंसर्न है। जो सिलेबस कंसर्न है उसमें से मैं मेथड्स का एक एक करके नाम बोलता हूं, आप पहले उसको लिस्ट आउट कर लो। वैसे कई सारे हैं लेकिन जो नाम है वो मैं एक जगह पे पहले लिखा दे रहा हूं, ठीक है। उसमें से कुछ ही है जो आपके सिलेबस कंसर्न है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग हियर। एक अलग से हेडिंग लिखिए, सेटिंग आउट ऑफ द कर्व, और इसी को हम लोग सर्कुलर कर्व रेंजिंग भी कहते हैं। इसी को सर्कुलर कर्व रेंजिंग भी कहा जाता है। इसके कई सारे मेथड्स हैं। मेथड्स सबसे पहले परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड, सेकंड रेडियल ऑफसेट मेथड, थर्ड offset from chord produced method, fourth deflection angle method, fifth two theodolite, टू थियोडोलाइट, नाम से भी क्लियर है, दो थियोडोलाइट का यूज होता है। उसके बाद वी हैव मिड ऑर्डिनेट मेथड, ठीक है, या फिर इसी को ऐसा लिख लो, ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड मेथड, ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड मेथड, ठीक है। और भी कई सारे मेथड्स हैं लेकिन सारे सिलेबस कंसर्न नहीं है। जो सिलेबस कंसर्न है उसको मैं टिक कर दे रहा हूं, ठीक है। सो दिस मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 एंड मेथड 4, इन सब का बस नाम याद रखो कि सर्कुलर कर्व को रेंचिंग आउट करने का मेथड्स है। टू थियोडोलाइट मेथड, ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड मेथड, और भी कई सारे छोटे मोटे मेथड्स हैं, बट नॉट द कंसर्न फॉर योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। वी हैव अ मेन कंसर्न बेसिकली 3 एंड 4, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं इसलिए मैं आपको सब मिला के 4 मेथड्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो आपके सिलेबस कंसर्न है। हमेशा ध्यान रखना है, हर एक चीजें जो बुक में लिखी होती हैं वो हर एक चीज आपके सिलेबस कंसर्न नहीं होती हैं। आपने जो ज्वाइन किया ये कोर्स, इसमें आपको ये भी समझ के रखना है कि बाउंड्री सिलेबस का हमेशा याद रखना और उसी की बाउंड्री के अंदर ही पढ़ना है आपको, ठीक है। ये यहाँ पे 4 अलग अलग मेथड्स हैं जिसका हम लोग जिक्र अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो मेथड्स लिखा है नॉट द सिलेबस कंसर्न, इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स आपको देखने को मिल जाएंगे नॉट द सिलेबस कंसर्न, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड से। कंसर्न क्या है, क्वेश्चन क्या बनते हैं इन सभी एरिया से? दे जनरली आस्क व्हाट आर द डिफरेंट डेटास व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सेट आउट द कर्व। क्या अलग अलग डेटा हुए जिसके थ्रू हम लोग किसी कर्व को ग्राउंड पे सेट कर पाएंगे? तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड, रेडियल ऑफसेट, फिर ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस एंड फिर डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, ठीक है। चलो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। So let's start method 1. Method 1, perpendicular offset method. परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड। तो देखो, जैसे मान लो कि ये कर्वेचर है, ठीक है, और ये इसकी टेंजेंट है। तो अभी आपको पॉइंट्स वगैरह समझ में आ चुके होंगे,
ठीक है, ये है T1 और ये हमने आपको टेंजेंट दिखाया। सो आप यहाँ पे इस तरीके से समझो, दिस वन इज अ टेंजेंट T1 पॉइंट पे और ये है कर्व। अब यहां से है क्या कि आप T1 डिस्टेंस से किसी x डिस्टेंस पे आगे बढ़ेंगे और उस x डिस्टेंस पे जो ऑफसेट की वैल्यू होगी ये हमारी कर्व की पॉइंट डिसाइड करेगी, दिस वन। सो ये जो देख रहे हो ये परपेंडिकुलर ऑफसेट है, सो इसका नाम रख देते हैं OX। तो किसी x डिस्टेंस पे OX की वैल्यू क्या होगी, यही हमारा कंसर्न है निकालना। तो x डिस्टेंस हम लोग उस बैकवर्ड टेंजेंट लाइन पे लेते हैं, तो ये बैकवर्ड टेंजेंट लाइन पे x डिस्टेंस लिया और जब x जाएंगे तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि x जाने पे OX की वैल्यू आप देखो, x बढ़ेगी तो OX भी बढ़ती चली जाएगी, x कम होगी OX भी कम होती चली जाएगी। तो आखिरकार इस x और OX में कुछ रिलेशन है और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यही पूछते हैं वो कि किसी पर्टिकुलर x पे OX की वैल्यू क्या होगी। वेरी सिंपल स्मॉल डेरिवेशन। देखो ये है सेंटर ऑफ कर्व और मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्व से मीट करा दिया, लिख दिस, और यहां से भी ये यहां पे मीट करा दिया, ये रही सेंटर। सो दिस इज O और वहीं पे ये है R, रेडियस इज R। अब एक काम करते हैं, जैसे यहां पे हमने कंसीडर किया था वैसे यहां पे एक परपेंडिकुलर मैं कंसीडर कर रहा हूं, दिस वन। अब आप ये सोचो कि अगर ये x है तो ये भी तो x हो जाएगी, नाम दे देते हैं। तो ये जो कर्व की पॉइंट है ना स्मॉल a, उसी तरीके से इसका नाम देते हैं A डैश, ठीक है। अब मैं बोलूं कि ये टोटल यहां से यहां तक R है, इस पॉइंट का नाम देते हैं P। सो कैन वी राइट दिस OX इज एक्चुअली T1P और T1P को और क्या लिख सकते हो। सो ये जो यहाँ पे बनाया है इस लाइन को, ये राइट एंगल तो है, तो ये ट्रायंगल जो देख रहे हो ये भी तो राइट एंगल बन गई। अब इस ट्रायंगल में दिस वन इज बेसिकली R, ये तो R हो जाएगी ना, रेडियस है। तो आप खुद ही सोचो कि मुझे बेसिकली OX निकालना है, तो इस OX की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां पे परपेंडिकुलर ऑफसेट इज OX और इस OX की वैल्यू को आई कैन राइट AA डैश और AA डैश इज इक्वल टू T1P। सो दिस इज AA डैश इज इक्वल टू T1P और आप बताओ T1P को और क्या लिख सकते हो, OT माइनस OP। So this OX is equal to OT1 minus OP और आप खुद बता दें कि OT1 की वैल्यू क्या लिखोगे। So OT1 की वैल्यू O से T1 तक कितनी, रेडियस तो है। So I will write this as R और OP, तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो OP की वैल्यू अगर लिखना है तो हाइपोटेनस R और ये X है, तो इसकी वैल्यू OP की वैल्यू क्या होगी, R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस इज R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर अंडर रूट। तो फाइनली दिस OX इज इक्वल टू R माइनस R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू बन गई। तो आप देख लो दिस इज द रिलेशन वी हैव। सो कभी भी हमें परपेंडिकुलर ऑफसेट निकालना होगा ना, इट इज वेरी सिंपल। नाउ हमें करना क्या है कि इस टोटल R में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर देना है, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज अ परपेंडिकुलर ऑफसेट। अब करना क्या है, आपको सिर्फ रेडियस की जरूरत है और किसी पर्टिकुलर x पे, अलग अलग x पे ऑफसेट की वैल्यू निकलती चली जाएगी। ये जो रिलेशन देख रहे हो ना, ये एग्जैक्ट रिलेशन है, दिस वन इज एग्जैक्ट रिलेशन। एक चीज और बोलूंगा मैं कि जब हम लोग इस तरीके से ऑफसेट निकालते हैं ना, तो ये तो एग्जैक्ट फार्मूला हो गया। इसी को अगर आप एक्सपैंड करोगे, आपने ना मैथमेटिक्स पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, तो उसमें M3 पढ़ा, तो उसमें कई सारे सीरीज थे। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे सीरीज से, तो इसकी सीरीज की जो वैल्यू आएगी एक्सपैंड करके x स्क्वायर अपॉन 2r एंड प्लस फिर प्लस फिर प्लस, कई सारे टर्म्स आएंगे। हायर वाले नेग्लेक्ट कर दो और पहला वाला कंसिडर कर लो, तो इसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 2r आ जाती है, ठीक है। सो आई विल राइट यहीं पे इसी का approximate relation. So this OX is equal to x square upon 2r, ठीक है। आप वर्किंग आउट ऐसे करना कि कभी मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कभी पूछे कि ऑफसेट निकालो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो x स्क्वायर अपॉन 2r से निकाल लेना, और वैसा एग्जाम जिसमें कैलकुलेटर अलाउड है उसमें एग्जैक्ट निकाल। जैसे मान लो कि कभी क्वेश्चन अगर गेट में आया, ठीक है, तो हम लोग इस वाले रिलेशन से निकाल लेंगे क्योंकि उसमें गेट में कैलकुलेटर अलाउड होती है, ठीक है। किसी और एग्जाम में जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है
उसमें हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब ये जो आपने सीखा ना, ठीक है, अब इस पे मैं प्रैक्टिस भी आपको कराता हूं। ठीक, तो उसमें एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। मान लो एक क्वेश्चन यहीं पे, अब इस टॉपिक से ना क्वेश्चन वर्कबुक में है नहीं, इस मेथड की स्पेशलिटी क्या है कि जितने भी ऑफसेट आएंगे ना वो सब परपेंडिकुलर आएंगे। अब मैं बोलूं कि एक हमने डिजाइन कर रखा है, मान लो कि रेडियस ऑफ कर्व है 100 मीटर, और मैं पता करना चाहता हूं कि एट एवरी 5 मीटर इंटरवल, एट एवरी 10 मीटर इंटरवल कैलकुलेट ऑफसेट अप टू 40 मीटर। तो आप बता दो 40 मीटर मतलब 4 ही ऑफसेट निकलेंगे ना, 10-10 मीटर पे निकालना है, तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर पे ऐसे जाएंगे। तो पहले एक काम करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सो यू नो द फॉर्मूला इज इक्वल टू r माइनस रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, अब एग्जैक्ट रिलेशन से निकाल लो, और अब मैं आपको डिफरेंस ऑफ द वैल्यू भी दिखा दे रहा हूं कि कितनी आ रही है। सो लेट्स चेक, इसमें r की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस रूट ऑफ 100 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। लेट्स चेक कितनी आ गई। अब यहां से सबसे पहले O10 निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, O10 निकाल रहे हैं। सो दिस वी कैन राइट, ये जो वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस रूट ऑफ 100 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो OX की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 0.5 मीटर। सो मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को यहां पे एक तरफ लिखा x और एक तरफ लिखा OX, इसका टेबल बना लेते हैं। और आप देखो जब 10 मीटर लिया तो इसकी वैल्यू 0.5 आई, जब 20 मीटर लिया तो इसकी वैल्यू, फिर 30 मीटर लिया फिर इसकी वैल्यू, फिर 40 मीटर लिया फिर इसकी वैल्यू। आप देख लो इस तरीके से हम लोग कर्व में डेटास निकाल रहे हैं। सो अब मैं इसी में चेंज करता हूं, यू विल गेट द वैल्यू। सो 20 पुट करने से इसकी वैल्यू आ रही है 2.02, फिर 30 पुट करने से, लेट्स चेक, 30 पुट करने से दिस वी आर गेटिंग 4.606, फिर 40, इसी में ही 40 करने से 10-10 मीटर का इंटरवल लिया ना, तो ये हो जाएगी 8.348। ठीक है, तो आप कंसर्न समझो, आप क्या पढ़ रहे हो, टॉपिक का नाम क्या है, सेटिंग आउट ऑफ कर्व, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द डेटा टू सेट आउट द कर्व ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे जब सेट आउट करेंगे ना, तो कर्व कैसे बनाओगे आप, हाउ विल यू मेक अ कर्व टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे कर्व बनाने का तरीका क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हो, ये हमने एक मेथड दिखाया, और इस मेथड में मैंने बोला कि रेडियस 100 मीटर रेडियस की कर्व बनानी है, और एट एवरी 10 मीटर इंटरवल कैलकुलेट द ऑफसेट अप टू 40 मीटर ऑफ द लेंथ। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो मैंने क्या किया, 10-10 मीटर के इंटरवल से लेकर के 40 मीटर तक में 4 अलग अलग ऑफसेट बताया। तो आप देखो 10, 20, 30, 40, ये 4 अलग अलग ऑफसेट बता दिया है। अब इसी को आप सोचो कि मैं ग्राउंड पे यूज कैसे करूंगा कर्व बनाने के लिए, तो मैं आपको वो भी टेक्निक यहां पे दिखाता हूं। हम लोग क्या करेंगे कि टेंजेंट वाला पॉइंट ए से स्टार्ट किया और V तक चले गए, मान लो V यहां पे, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, आपको मालूम है T1 का पोजीशन निकाल लेंगे, निकल गया T1 का पोजीशन। अब ये T1 कैसे निकालते हैं ये मैं समझा चुका हूं आपको। ये A से स्टार्ट करेंगे, V तक जाएंगे, V का चेनेज मिल गया, और चेनेज को माइनस करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि वैल्यू कहां पे आएगी हमारी T1 पॉइंट। अब T1 मिल चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, आप देखो T1 से 10 मीटर के इंटरवल, फिर 20 मीटर इंटरवल, पहले मैं मार्क कर देता हूं चेनेज। T1 से 10 मीटर ये रहा, 20 मीटर ये रहा, 30 मीटर ये रहा, 40 मीटर ये रहा। अब इसमें वैल्यूज लिखता हूं ऑफसेट का। पहला 10 मीटर पे कितनी आई है ऑफसेट की वैल्यू 0.5, 20 मीटर पे कितनी आई है 2.02, फिर कितनी आई है दिस, फिर कितनी आई है दिस। और आप खुद ही देख लो कि आपको क्या पॉइंट्स मिला। T1 से स्टार्ट किया तो एक पॉइंट यहां है कर्व का, दूसरा पॉइंट यहां है कर्व का, तीसरा पॉइंट यहां है कर्व का, चौथा पॉइंट यहां है कर्व का, और इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक कर्व का फॉर्मेशन हो जाएगा। लुक एट दिस, दिस कर्व इज एग्जैक्टली सेम एज यू हैव डिजाइंड। कितना 100 मीटर रेडियस वाली कर्व आपने बना दिया ना ग्राउंड पे। तो चैलेंज क्या था, आप याद करो कि आप पेपर पे डिजाइन कर पा रहे हो कर्व को, बट हाउ विल यू मेक द सेम कर्व टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे कैसे बनाओगे आप कर्व को, दिस इज द टेक्निक। ठीक है, सो आप देखो यहां पे कि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट से हमने परपेंडिकुलर ऑफसेट लिए, इसकी वैल्यूज कितनी आई थी, सो दिस इज 0.5, ये कितनी आई थी 2.02, फिर ये कितनी आई थी 4.606, फिर ये कितनी आई थी 8.348।
ठीक है, और इस तरीके से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी यू आर गेटिंग, एंड पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट वी कैन इजिली ड्रॉ अ कर्व टू द ग्राउंड। तो ये इतने सारे पॉइंट्स मिल गए, इन सबको मिला दो ग्राउंड पे, एक कर्व का फॉर्मेशन हो जाएगा, एग्जैक्टली वही कर्व जिसको आपने पेपर पे डिजाइन किया था। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले मेथड की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो यहां से स्टार्ट करो, लेफ्ट से राइट तक में कंप्लीट कर लो। डू इट नाउ। So now let's move to method 2. मेथड 2 जो आपने लिखा है वो लिखा है रेडियल ऑफसेट मेथड। तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रेडियल ऑफसेट मेथड क्या है, विल सी दैट। सो मेथड 2 रेडियल ऑफसेट मेथड। अब रेडियल ऑफसेट मेथड की बात करेंगे तो पहले तो ये जान लो, ऑफसेट व्हिच इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस इज नोन एज द रेडियल ऑफसेट मेथड। ये सब परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ये रेडियस की डायरेक्शन में होंगे, ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये समझाने के लिए एक डायग्राम दिखाता हूं मैं। जैसे मान लो कि ये है कर्व जो मैं सेट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, एक टेंजेंट यहां पे मार्क किया पहले। दिस वन इज द टेंजेंट लाइक दिस, ठीक है। सो ये हो गया टेंजेंट लाइक दिस। तो ये वाली पॉइंट, ये हमारी T1 पॉइंट है। अब T1 पॉइंट पे, T1 पॉइंट से x डिस्टेंस पर जाओ, तो ये रही x डिस्टेंस, और यहां पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से मैं ऑफसेट लेना चाहता हूं। तो ऑफसेट लेने के लिए मैंने क्या बताया कि हमेशा रेडियस के डायरेक्शन में जो ऑफसेट लेंगे वो कहलाएगी हमारी रेडियल ऑफसेट मेथड। तो पहले मैं डायरेक्शन दिखाता हूं, यहां से रेडियस वाली डायरेक्शन ये हो जाएगी। लुक एट दिस। सो दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्व O, और ये जो पॉइंट देख रहे हो, दिस पॉइंट इज बेसिकली स्मॉल a, और ये वाली पॉइंट A डैश, जैसा पिछले वाले केस में देखा था आपने। तो यहां पे ऑफसेट क्या होगी, ये A से A डैश, दिस यू कैन सी इट इज OX वी हैव, OX वी हैव। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई OX की वैल्यू, ठीक है, OX की वैल्यू यहां पे जो हमने यहां पे दिखाया आपको, ये OX की वैल्यू x से रिलेट हो रही है। आप खुद भी सोचो कि x बढ़ाने से OX की वैल्यू बढ़ जा रही है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि कितनी x पे कितनी OX आएगी, तो एक रिलेशन डिराइव कर लेते हैं इसके लिए। और व्हाट आई कैन राइट, दिस वन इज O to T1 is R and O to A is also R, but you know that this triangle is a right angle triangle, ये रही right angle triangle। So इस रेडियल ऑफसेट कहने का मतलब रेडियस के डायरेक्शन में ऑफसेट है, तो हमने दिखाया तो है डायरेक्शन रेडियस पे, तो रेडियस के डायरेक्शन में ऑफसेट है। अब इसी चीज को यहां पे अगर मैं लिखूं कि भाई रेडियल ऑफसेट OX इज इक्वल टू AA डैश। AA डैश है ना, AA डैश को और क्या लिख सकते हो, OA डैश माइनस OA। सो दिस OX इज इक्वल टू दिस इज OA डैश माइनस OA, ये OA डैश माइनस OA। तो पहले तो ये बताओ कि OA डैश की वैल्यू क्या लिखोगे, ये x है ये r है, तो ये हाइपोटेनस कितना लिखोगे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट। सो दिस वी कैन राइट, दिस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, एंड माइनस OA की वैल्यू क्या लिखोगे, OA इज r। सो फाइनल रिलेशन जो बन के आ रही है ऑफसेट की, this I can write OX is equal to root of R square plus X square minus R। तो ये जो देख रहे हो ये है एग्जैक्ट रिलेशन,
और इसी का अप्रोक्सीमेट सो OX इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2r। रिलेशन सेम ही होती है लेकिन डायरेक्शन अलग होता है। रिलेशन सेम है ये वाली, ठीक है। तो ये तो अप्रोक्सीमेट आएगी ना, जितनी वैल्यू आएगी उसकी अप्रोक्सीमेट आएगी। अच्छा, मैंने उस वाले में भी बोला था कि अप्रोक्सीमेट आएगी, एक बार चेक करके देखो। आपने अभी नोट में वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ना, जरा उस पर चेक करना कि आपकी जो पहले 10 मीटर पे आई थी वैल्यू वो कितनी आई थी, चेक करो। सो एक बार मैं कैलकुलेट करके उस वाले, थोड़ा सा इसको ना होल्ड करना 1 मिनट के लिए, जरा उसको वेरीफाई करो। पहले आपने कितना लिखा था 10 मीटर, सो 10 मीटर पे जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.5012, तो 0.5 हमने लिखा था। उसी को अगर मैं अप्रोक्सीमेट वाले सॉल्व करता तो ये आ जाएगी 10 स्क्वायर अपॉन 2r, यही था ना, 2 इंटू 100। सो आप देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 0.5। सो आप अप्रोक्सीमेट से निकालोगे या फिर एग्जैक्ट से निकालोगे, डिफरेंस ना बहुत ही स्मॉल आएगी। क्या थी 0.5012 एग्जैक्ट आई थी और यहां पे आ रही एग्जैक्टली 0.5, ठीक है। तो ऐसे ही आएगी यहां पे भी। देखो फॉर्मूला ये वाला एग्जैक्ट वाला अलग है, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट आया वो भी सेम आया है, ठीक है। ये फॉर्मूला सेम आया है, तो यहां पे भी जो ऑफसेट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, लेकिन ये सब ऑफसेट की वैल्यू जो टेंजेंट लाइन है उससे परपेंडिकुलर नहीं होगी, उससे रेडियस की डायरेक्शन में होगी। तो ये भी किस तरीके से सेट की जाएगी ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। पहले आप डेरिवेशन समझ लो। तो ये है डायग्राम। मैंने आपको बताया कि यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ और हमने OX की वैल्यू निकाल ली कि X से कैसे रिलेटेड है। तो यहां से रिलेट क्या हुआ, OA डैश वैल्यू इज OX, और इसकी वैल्यू यहां से निकाल के ये फाइनल रिलेशन जो एग्जैक्ट आया और वो अप्रोक्सीमेट आया। तो पहले तो आप ये समझ लो कि इस मेथड में जब भी सेटिंग आउट करते हो ना, तो सेंटर को रेफरेंस माना जाता है। बिना सेंटर का आप काम नहीं कर पाएंगे इसमें। यू नीड सेंटर एज अ रेफरेंस। सो इस बात को यहां पे लिख भी लो, टू यूज दिस मेथड सेंटर ऑफ कर्व इज टेकन एज रेफरेंस। ध्यान रहे कि सेंटर ऑफ कर्व को रेफरेंस बनाया जाता है इसमें, तभी आप रेडियस के डायरेक्शन में सेट कर पाओगे। अब कैसे करेंगे ये बात को आगे मैं दिखाता हूं। तो ये था इसका थ्योरी। अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको प्रैक्टिकल इसका आइडिया लगेगा। सो देखो यहां पे एक काम करेंगे हम लोग, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, सो वी आर गोइंग टू सेट अ कर्व व्हिच हैज अ रेडियस 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर, एंड कैलकुलेट radial offset at an interval of, वही क्वेश्चन ले रहा हूं, 10 मीटर अप टू 40 मीटर। तो आप बता दो, अगर यहां से हम लोग रिलेट करें तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि OX की वैल्यू एग्जैक्ट से अगर देखो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां पे, दिस इज R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस R, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे एक टेबल तैयार कर लेना है और इस जगह पे आई विल राइट 2 डिफरेंट पैरामीटर्स सिमिलर वे में। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा और यहाँ पे OX की वैल्यू। सो आप देखो 1 2 3 4 4 अलग डेटा आ जाएंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू 10 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर एंड फिर 40 मीटर। अब इसके बेसिस पे OX की वैल्यू निकाल लेते हैं। एग्जैक्ट फार्मूला का यूज कर रहा हूं, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं कर रहा हूं। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, कैलकुलेटर नहीं हुआ, तो मैंने आपको बताया है कि उस केस में आप अप्रोक्सीमेट भी निकाल सकते हैं। सो यहां पे चेक करते हैं इसकी वैल्यू। सबसे पहले वाले में कितनी हो जाएगी, सो दिस इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस ऑफ 100 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज 0.498। आई विल राइट दिस एज 0.498 मीटर। अब इसी का ना अप्रोक्सीमेट भी दिखाता हूं मैं आपको। ये है अप्रोक्सीमेट का फॉर्मूला, x स्क्वायर अपॉन दिस। सो x स्क्वायर अपॉन दिस इज 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 100 इज कमिंग एग्जैक्टली 0.5, और ये कितनी आई है 0.498, 0.5 के आसपास आ गई। तो आप ना, मैंने क्या बताया कि एग्जैक्ट निकालना हो ना, कैलकुलेटर अगर हो तो एग्जैक्ट ही निकालना जैसे मैं निकाल रहा हूं। लेकिन जब नहीं हो कैलकुलेटर किसी एग्जाम में, ठीक है, तो उस केस में आप अप्रोक्सीमेट का यूज कर लेना।
ठीक है, अब आगे देखो, जैसे इसको निकाला उस तरीके से आगे निकालते चला जाता हूं। सो नाउ वी हैव 20 के लिए अगर देखें, सो वी हैव फॉर 20 दिस इज 1.980। आगे देखें 30 के लिए देखें, सो दिस वैल्यू 30 के लिए दिस इज 4.403। नेक्स्ट है 40 के लिए, सो 40 के लिए अगर देखेंगे तो ये हो जाएगी 7.703। ठीक है, अब ये सब जो वैल्यूज आई है इसको सेट कैसे करना है ग्राउंड पे। आपने क्या किया, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता ना कभी कि कैलकुलेट द डेटा टू सेट आउट द कर्व, तो ये है डेटा वो। ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको समझा रहा हूं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर होगी, क्लैरिटी ज्यादा आएगी। सो अब देखो, हमने स्टार्ट किया सर्वे किसी ए पॉइंट से, इधर देखिए। सो हमने ए पॉइंट से सर्वे स्टार्ट किया और हम लोग सर्वे करते करते वी पॉइंट तक चले जाएंगे, तो ये रही वी पॉइंट। ठीक है, आप जानते हो कि वी पॉइंट के बाद हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, T1 तक आते हैं, तो ये मुझे T1 पॉइंट मिल चुकी है सर्वे करके। अब मैं क्या करूंगा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना है कि पिछले मेथड में इतना ही से बात बन गई थी और आपने क्या किया था, परपेंडिकुलर लेते हुए हर एक इंटरवल पे। तो पिछले मेथड में आपने क्या किया था कि ये यहाँ पे 10 मीटर, फिर यहाँ पे 20 मीटर, फिर यहाँ पे 30 मीटर, फिर यहाँ पे 40 तक के लिए परपेंडिकुलर ऑफसेट मेजर कर लिया था। और आप जानते हो कि परपेंडिकुलर अगर सेट करना हो तो आसान होता है परपेंडिकुलर, लेकिन हम लोग करते क्या, कैसे सेट करते हो परपेंडिकुलर। आप जानते हो ना, इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा था, ऑप्टिकल स्क्वायर होती है, ठीक है, प्रिज्म स्क्वायर होती है, लाइन रेंजर होती है, तो ये आपके पास में कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, क्रॉस स्टाफ भी है, तो आप उसके थ्रू परपेंडिकुलर सेट कर लेते थे। इस बार क्या है कि आप जो मेथड की बात कर रहे हो, जो मेथड आप पढ़ रहे हो, इसका नाम है रेडियल ऑफसेट मेथड। इसमें परपेंडिकुलर नहीं होती, आपको रेडियस के डायरेक्शन में सेट करना है। कैसे करोगे, सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सेंटर आपको मिल जाए। तो अब क्या करेंगे, आप सेंटर ढूंढेंगे, सेंटर का सेटिंग आउट करेंगे। सो वंस यू नो द सेंटर, जैसा मान लो ये वाली पॉइंट है आपकी सेंटर वाली पॉइंट, सो दिस आई एम मार्किंग O एज अ सेंटर ऑफ कर्व। मैंने आपको बोला था ना कि इस मेथड में सेंटर को रेफरेंस मानते हैं। तो एक रेंजिंग रॉड सेंटर पे स्टार्ट यहां पे होल्ड करो और दूसरा इस 10 पे होल्ड करो, और आप बताओ मैं कितना डिस्टेंस आगे जाऊं। तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, पहले रेंजिंग रॉड से ये लाइन ऑफ एक्शन सोचेंगे और इस पे कितने का मेजरमेंट लेंगे, 10 से उसकी तरफ, रेडियस की तरफ कितने का। तो आप यहां पे देखो, ये यहां पे सब 10 से हमने मेजरमेंट कितना लिया है, 0.498 का, तो वो 0.498 यहां से मैं मेजरमेंट ले लूंगा। तो दिस यू आर गेटिंग as this point as 0.498, I can say the point number A is marked here. फिर आगे बताओ, यहां देखो 20 मीटर पे कितने का, 1.980, तो ये रहा 20 मीटर यहां पे, लेकिन 20 मीटर से सेंटर की तरफ हमें फिर से सेटिंग आउट करना पड़ेगा, और यहां से आई विल मार्क दिस एज, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव B, और ये हो जाएगी कितनी, दूसरी जो भी वैल्यू है। सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली B। सिमिलरली आगे देखो 4.403, अब यहां से भी हम लोग सेंटर की तरफ सेट आउट करेंगे कुछ ऐसा, एंड देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, सो ठीक उसी तरीके से नाउ वी हैव दिस एंड वी हैव दिस पर्टिकुलर। ठीक है, सो आई कैन राइट दिस इज A, B, C एंड D वी हैव। ठीक है, सो आप यहां पे जो कर्व का एस्टैब्लिशमेंट करोगे ना, ठीक है, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं इसको। सो ये कर्व इस तरीके से बन के आएगी, देखो ये कुछ कर्व ऐसे बन जाएगी। तो आपने क्या किया, जो रेडियस, जो ऑफसेट लिया ना हमने, वो रेडियस की डायरेक्शन में है और इसीलिए इसका नाम है रेडियल ऑफसेट। तो बेसिकली आपने हर एक किसी फिक्स्ड इंटरवल पे आपने कैलकुलेट किया कि इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू क्या आई, एंड सो ऑन। So we have so many points on the ground, passing through all the point, we can draw a curve to the ground. तो आपने पेपर पे डेटा को बनाया, डिजाइन किया, कैलकुलेट किया, और उस डेटा को यूज करके ग्राउंड पे कर्व को सेट आउट किया। ठीक है, यही है टेक्निक। तो आपने अभी तक दो मेथड्स देखा, दोनों पे मैंने न्यूमेरिकल कराया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो अब आप सबसे पहले इसे लिख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम थियरी और उसके बाद एग्जाम्पल। डू इट नाउ, यहां से लिखना चालू करो।
चलो नेक्स्ट पे चलेंगे, हम लोग मूव करेंगे आगे। वी हैव मेथड 3 नाउ। देखो कर्व के सेट आउट करने के ना कई सारे मेथड्स होते हैं, मैंने बताया ना आपको कौन सी मेथड का यूज करना है, ये तो फिर आपको सोचना है, ठीक है। और कौन सी मेथड का यूज करना है क्वेश्चन पढ़ करके आप देखना हमेशा मेथड का जिक्र क्या होगा। आपको ये ऑप्शन कभी मिलेगा ही नहीं कि आप डिसाइड करो कि कौन सा मेथड सेट करना है, आप डिसाइड मत करो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा कि इस मेथड से सेट आउट करना है, ठीक है। ग्राउंड पे कैसे डिसाइड करते हैं, आप ग्राउंड पे जब बड़ी कर्व बनाते हो ना, जिसकी लेंथ और जिसकी कर्वेचर बहुत ही कम हो, लेंथ बहुत ज्यादा हो और कर्वेचर बहुत ही कम हो। जैसे मान लो कर्वेचर कब होगी कम, जब रेडियस बहुत ही ज्यादा होगी। जैसे मान लो रेडियस की वैल्यू है 300 मीटर 400 मीटर, तो वैसी कर्व जिसकी रेडियस 300-400 है वो दिखने में ना बहुत ही फ्लैटर हो, आपको बहुत दूर से देखने में लगेगा कि सब मिला के एक कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है। जब आप उसके ऊपर रहोगे ना तो आपको लगेगा स्ट्रेट तो है, 10-20-30 मीटर तक स्ट्रेट ही जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो उस टाइप की कर्व जो काफी लार्ज लेंथ में हो और रेडियस में भी, उस टाइप की कर्व का फॉर्मेशन जब ग्राउंड पे करते हो ना तो आपको बहुत ही एग्जैक्ट होना पड़ता है, और उसके लिए अगला मेथड है। ये सब ठीक है, लेकिन आप लॉन्गर में नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑफसेट जो अभी आप देख रहे हो इसकी ऑफसेट की वैल्यू काफी बढ़ जाती है। आप देखो ना, इसी में देखो कि 10, 20, 30, 40 तक में 7.703 आ गई, और भी बढ़ाओगे और भी आ जाएगी। लेकिन आप जानते हो कि जब आप ऑफसेट निकालते हो तो उसके लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट का भी एक रिक्वायरमेंट होता है, जिसके कारण आप चाहते हो कि ऑफसेट की लेंथ बहुत ज्यादा ना हो, एज लेसर एज पॉसिबल हो। लेकिन इसमें तो ऑफसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इसीलिए इसमें एरर थोड़े से इंट्रोड्यूस होते हैं। सो अगर आप बहुत एग्जैक्ट से काम करना चाहते हो सो उसके लिए है मेथड 3, जिसका नाम है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड मेथड। सो अभी तक जो आपने देखा है काफी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब जो मेथड्स आप देखने जा रहे हो, जो 2 बचे हुए हैं, उसमें सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी है। थोड़ा ध्यान से स्टार्ट करता हूं। मेथड 3, so we have next method 3. It is offset from chord produced, ठीक है। तो पहले ना इसको समझना, इसका काफी डिटेलिंग है, तो ध्यान से समझिएगा जो डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं। और जब बना लूं, जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखना आप, ठीक है। देखो, समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि जो मैं डिजाइनिंग कर रहा हूं वो कर्व कैसी है, और मैं आपको डेरिवेशन से ये भी बताऊंगा कि इसकी डेटास क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। वंस यू नो ऑल द डेटास, यूजिंग दैट वी विल कैलकुलेट द ऑफसेट, एंड जब ऑफसेट मिल जाए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए, तो हम लोग उसको ग्राउंड पे सेट कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूं पहले। लुक एट दिस वन इज द कर्व वी हैव, दिस वन इज द कर्व वी हैव, जिसका हम लोग सेटिंग आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। आप ना हेडिंग लिख लो, थोड़ा ऊपर जगह की जरूरत है हमें, आप इसको लिख लीजिए मेथड 3 ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, ठीक है, लिख लो। और उसके बाद जगह की जरूरत तो अब मैं बता चुका हूं। नाउ यू सी, सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर कर्व, ये है कर्व हमारे पास, इसी कर्व का सेटिंग आउट हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक सेंटर है कहीं पे। सो सबसे पहले so this position is O. So ये है O, और वहीं पे ये है रेडियस R, दिस वन इज रेडियस R, दिस वन इज रेडियस R,
ठीक है, जो कि सर्कुलर कर्व है। यहाँ पे जो पॉइंट्स देख रहे हो ना, ये काफी डिटेलिंग है इसका, तो ध्यान से रखिएगा। आपको याद है ना कि आपने पढ़ा था इंटरमीडिएट कॉर्ड, तो T1 से स्टार्ट होगी और इंटरमीडिएट कॉर्ड पे चेन पहले खत्म होगी, फिर आगे इंटरमीडिएट कॉर्ड पे खत्म हो, इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे खत्म होती चली जाएगी। तो अब आप ना इसको इस तरीके से समझो कि यहाँ पे एक मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा हूं। थिंक अबाउट इट। सो दिस वन इज द टेंजेंट लाइन वी हैव, और दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द पॉइंट T1, है ना, ये है पॉइंट T1। साथ में ये देखो कि जो ये पॉइंट T1 है उस पे ये वाली टेंजेंट है और ये है रेडियस। सो यहां पे दिस पर्टिकुलर एंगल, ये जो एंगल देख रहे हो, दिस इज 2 डेल्टा 1, दिस एंगल इज 2 डेल्टा 2, मैंने अलग अलग अज्यूम कर रखा है, ठीक है। दिस इज 2 डेल्टा 3। थोड़ा ध्यान से, मैंने बोला है आपको डायग्राम को समझना है पहले। तो आप देखो ये T है, तो आपको जब मैंने इंटरमीडिएट कॉर्ड पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि इधर से आते हो सर्वे करते करते और T1 पे चेनेस मिली आपको T1 की, तो हो सकता है कि चेन कंप्लीटली फिनिश नहीं हुई होगी। तो जो चेन की वो पार्ट जो बची हुई है वो कर्व पे कंट्रीब्यूट करती है, और कर्व पे कंट्रीब्यूट करके वो चेन यहां पे खत्म हो गई मान लो, तो वो हमारी पहली पॉइंट बनी और T1 से यहां तक ये हमारी पहली कॉर्ड बन गई, ठीक है। अब मैं यहीं पे कॉर्ड वाली लाइन को ड्रॉ करता हूं। तो अब एक कलर कोडिंग जो मैं यूज कर रहा हूं, ब्लू कलर से मैं कॉर्ड लाइन को ड्रॉ करूंगा और ब्लैक कलर से टेंजेंट को। सो मैं कॉर्ड लाइन सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये है कॉर्ड लाइन, दिस इज द कॉर्ड लाइन वी हैव। तो मैंने क्या किया कि T1 से जो स्टार्ट हुई ना चेन एज, वो A पॉइंट पे यहां पे आकर के ये खत्म हो गई, दिस इज A पॉइंट वी हैव। सो आप पहले देख लो, दिस इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड पॉइंट। सो वी हैव द T1 एज स्टार्टिंग ऑफ कर्व, एंड देन आप चेन सर्वे, आप ना थोड़ा सा रेफर करो अभी उस वाले डिस्कशन को जिसमें मैंने आपको यह समझाया था कि हाउ यू कैलकुलेट द इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ। उस चीज को जाओ वहीं से, और ये T1 से स्टार्ट किया आपने, बेसिकली स्टार्ट तो पहले ही हो चुका था सर्वे, लेकिन जो पहला कॉर्ड लेंथ निकालते हो वो तो T1 से लेकर के A तक होती है, और ये वाली लेंथ may not be equal to 1 chain length। so जितनी भी है इसका नाम देते हैं कि ये C1 है। लेंथ में कितनी है? C1। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर ये C1 है, ठीक है, तो आर्क लेंथ T1A और कॉर्ड लेंथ T1A, क्या इन दोनों की वैल्यूज में कितने का डिफरेंस होता है? मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज अज्यूम्ड टू बी सेम, इन दोनों को सेम कंसीडर किया गया है। तो ये C1 है जो मैंने आपको दिखाया, तो चेन यहां पे कंप्लीट होगी और इस जगह पे आपको कंप्लीट चेनेस की वैल्यू मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ आ जाएगी, और इसके बाद अब एक एक चेन चलती रहेगी, है ना। आगे मैं बढ़ के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अब मैं एक एंगल की बात करता हूं। आप एक काम करो ना कि T1A के बाद इसको भूल जाओ, सिर्फ T1A सोचो। तो आप अगर T1A सोचोगे तो आपको यह दिखाई देगा कि भाई ये अगर सेंटर पे 2 डेल्टा 1 एंगल बनी है, तो टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच की एंगल जो ये वाली एंगल होगी, ये कितनी होनी चाहिए? हाउ मच इज दिस वैल्यू? अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको वो डायग्राम याद दिलाता हूं। देखो यहां पे ये है कर्व, और इन दोनों के बीच में जो सेंटर पे एंगल बनती है वो होती है डेल्टा, और आप जानते हो कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनती है वो भी होती है डेल्टा, याद है ना। आप बस इतना बता दो कि ये डेल्टा, ये भी डेल्टा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक कॉर्ड को ड्रॉ कर दूं तो इस कॉर्ड वाली एंगल, इसकी वैल्यू कितना बोलोगे? तो आपको याद होगा दिस वैल्यू इज टेकन डेल्टा बाई 2। तो जितना सेंटर पे बनी है ना उसकी हाफ बनती है। उसी बात के लिए मैंने ऐसा ही बोला था कि जितनी डिफ्लेक्शन एंगल बनती है उसकी हाफ बनती है ये। तो ये तो मैं बता चुका हूं आपको। अब इसी रेफरेंस का यूज करते हैं कि जितना यहां पे है उसका हाफ यहां पे बनेगा। अब उसको यहां पे देखो, लुक एट दिस arc OT1A. Are you able to understand the arc OT1A? In this arc we have this angle 2 delta 1, so we can easily conclude that this angle is going to be delta 1. ये एंगल कितनी हो गई? डेल्टा 1। अब जब ये डेल्टा 1 है तो यहां से अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि भाई ऑफसेट निकालना है हमें। तो ऑफसेट निकालने के लिए अभी जो भी काम कर रहा हूं ना, ध्यान रहे
ये सब मैं पेपर पे कर रहा हूं, पेपर पे डेरिवेशन हो रहा है, पेपर पे कैलकुलेशन हो रहा है। जब डेटा ऑफसेट का फार्मूला मिल जाएगा तो उसको यूज करके हम लोग ग्राउंड पे कैलकुलेट कर पाएंगे कि ऑफसेट की वैल्यू क्या है। तो मैं फार्मूला डिराइव करूंगा अभी, तो उसको ध्यान से सोचो। अब हमने क्या किया, T1 को सेंटर माना। अभी तक समझ में आ गया ना आपको कि T1 A आर्क के लिए वी हैव अ एंगल हियर व्हिच इज 2 delta 1, रेडियस R, and then we have a chord length, the first chord length C1 which can be taken same as the arc length T1A, है ना। तो अब मैं बोलूं कि ये जो हमें यहां पे मिल चुकी है, मैं इसमें T1 को सेंटर मान रहा हूं। वी आर गोइंग टू अज्यूम द T1 पॉइंट एज अ सेंटर एंड वी आर गोइंग टू अज्यूम C1 एज अ रेडियस। तो T1 को सेंटर और C1 को रेडियस मानते हुए वन आर्क वी हैव ड्रॉन। So we are basically getting this particular point which has a name I am giving as A dash. So are you able to see that here there is a point A and here there is a point A dash? So this A dash, अच्छा A dash लेने से आप पहले ये सोचो कि T1 से A और आर्क लिया, this one is what? आर्क। तो T1 से A और T1 से A dash, तो ये क्या हो जाएगा, ये C1 है तो ये भी तो C1 आएगी, ठीक है। सो अब क्या है कि ये वाली जो लेंथ है ना A dash, दिस वन इज बेसिकली द ऑफसेट वन हियर। ये ऑफसेट वन है। मैंने आपको बोला है, कई बार दोहराया, फिर से बोल रहा हूं, डिस्कशन को बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। इस एरिया में डायग्राम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब कि कई सारी चीजें, कई सारे लाइंस आएंगे। तो मैंने आपको दिखाया क्या कि O से जो पहला कॉर्ड है, मुझे लगता है कि ये आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट कॉर्ड लेंथ थी उसका नाम दिया था मैंने C1, याद है ना आपको, जब हमने इंटरमीडिएट कॉर्ड पढ़ाया था तो उसमें C1 बोला था। तो आप वहीं से देखो कि O से T1 है और O से A है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2 delta 1। तो टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच की एंगल भी हो जाएगी 2 delta 1। फिर हमने क्या किया, T1 को सेंटर माना, C1 का रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ किया, तो A और A डैश पॉइंट मिल गई, और A डैश जो बनती है यही हमारी, दिस इज ओनली द ऑफसेट वैल्यू। अब ये हमारी पहली ऑफसेट निकली है, तो मैं इस पहली ऑफसेट की वैल्यू अभी निकालूंगा, लेकिन ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप बाकी सबको इजिली विजुअलाइज कर सको। सो नाउ एनालाइज दिस। मैं इसको डिराइव करता हूं कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। देखो डेरिवेशन में फ्रॉम आर्क O T1A, ठीक है, ये आर्क जो है O T1A, O is the center and T1A is the arc, ठीक है। सो T1A is the arc। इस आर्क के लिए क्या लिख सकते हैं, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, थीटा इक्वल टू L अपॉन R होती है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन R। लेकिन यहाँ पे आर्क लेंथ एंड कॉर्ड लेंथ, ये जो आर्क देख रहे हो T1A और ये जो कॉर्ड देख रहे हो C1, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि इंटरमीडिएट कॉर्ड के लिए जो आर्क लेंथ होगी और इंटरमीडिएट कॉर्ड होगी, बोथ आर अज्यूम्ड टू बी इक्वल, जिसकी वजह से ये आर्क लेंथ की वैल्यू भी मैं C1 ही लिखूंगा। सो आई कैन राइट थीटा इक्वल टू L अपॉन R, तो ये हो जाएगी 2 delta 1 इज इक्वल टू C1 अपॉन R। 2 delta 1 इज इक्वल टू C1 अपॉन R। तो इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 इज इक्वल टू C1 अपॉन 2R। आप देखो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब डेल्टा 1 की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन अब मैं यहीं पे एक और आर्क दिखाता हूं। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। यहां देखो T1 को सेंटर माना था ना, ये तो एक आर्क थी T1A वाली आर्क, तो ये आप इस वाले को विजुअलाइज करके थीटा इक्वल टू L अपॉन R लिखा। तो एक बार इस पूरे सर्कल वाले आर्क में देखेंगे, और दूसरा इसके बाद अब मैं दूसरा आर्क दिखा रहा हूं, दैट इज T1AA डैश। तो T1AA डैश आर्क पे जाएं, तो आप बताओ उसकी रेडियस क्या है, C1, एंगल कितनी है डेल्टा 1, और आर्क लेंथ कितनी है, तो AA डैश आर्क एंड AA डैश कॉर्ड, ये दोनों assumed as equal। तो offset O dash, sorry, offset O1 is the arc length AA dash, you can consider as an offset also। so ये AA dash यहां पे बन गई। so I can write from arc AA dash,
दैट इज पूरा नाम लिखो तो ये हो जाएगी T1 A डैश। उसमें क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू L अपॉन R फिर से लिख लो। तो यहां पे थीटा क्या बन रही है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू L अपॉन R O1 अपॉन C1। अब ये कैसा लिखा उसको यहां देख लो, थीटा इक्वल टू L अपॉन R, है ना। सो अब इन दोनों को आपस में इक्वेट करो तो डेल्टा वन एलिमिनेट हो जाएगी, इट इज 1 एंड दिस इज 2। इन दोनों को आपस में इक्वेट करो तो ये डेल्टा वन इक्वेट हो जाएगी एंड आई कैन सिंपली राइट दिस इज C1 अपॉन 2R इज इक्वल टू O1 अपॉन C1। So we have the first offset O1 known to us and we can write C1 square upon 2R as the first offset value. तो पहली ऑफसेट इस तरीके से निकली। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। किया कुछ नहीं है, सिर्फ दो आर्क में थीटा इक्वल टू L अपॉन R लगाया है, ठीक है। अब जो भी आपने पढ़ा अभी, अब इसी को थोड़ा सा और एक्सपैंड करता हूं, लेकिन एक्सपैंड करेंगे अब हम लोग स्टेशन A से B की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप बताओ, यहां देखो, ये वाली कहानी यहां पे खत्म हो गई है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। तो A पॉइंट से सबसे पहले एक टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं मैं। सो A पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं तो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, A पर टेंजेंट है, थिंक अबाउट इट। और अब आप बस इतना बता दो, फिर से मैं एक चीज आपको बोलूंगा, फिर से एक चीज बोलूंगा, सोचना। O है, T1 A है, अगर ये 2 डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 1 है, बाकी आगे वाली बात भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। T1 A आर्क देखो, ये वाली आर्क, टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच में डेल्टा 1 है, तो ये बताओ ये वाली टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच में भी ये वाली एंगल डेल्टा 1 ही तो होगी। तो ये टेंजेंट जो A पे ड्रॉ किया और ये जो कॉर्ड है मैंने उसी कॉर्ड को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। तो बस ये सोचो कि ये वाली एंगल को मैं कितना लिखूं। सो दिस टेंजेंट एट A एंड कॉर्ड, आपको याद है ना वो वाला डायग्राम जिसे मैंने बोला था कि इधर जितनी आई है ओरिजिनल डायग्राम में, जो सबसे पहले स्टार्ट किया था कर्व पिछली क्लास में, हमने क्या बोला था, ये डेल्टा है तो ये डेल्टा बाई 2, ये भी डेल्टा बाई 2, मैंने उसी को यहां पे लिखा है 2 डेल्टा 1, तो ये हो जाएगी डेल्टा 1, ये भी हो जाएगी डेल्टा 1 सिमेट्रिसिटी। अब जब ये डेल्टा 1 है तो उसी लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर रखा है, दिस इज ऑल्सो डेल्टा 1। मैंने कलर कोडिंग भी आपको बोल रखा है कि ब्लैक कलर से टेंजेंट एंड ब्लू कलर से कॉर्ड। तो ये टेंजेंट कहां पे है, A पे, और अब मैं कॉर्ड ड्रॉ करता हूं। सो A से B के लिए कॉर्ड आई एम गोइंग टू ड्रॉ नाउ। सो दिस वन इज द कॉर्ड हियर। सो वी हैव दिस पॉइंट एज B, ठीक है। और अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि A पॉइंट पे एक टेंजेंट है और A पॉइंट पे एक कॉर्ड भी है। So we have a tangent. This one is tangent and this one is chord. So let's think about the arc AB. Only AB. बाकी अब भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, सिर्फ AB देखो, arc AB देखो और बताओ arc AB से कितना एंगल बना। तो आप बोलोगे 2 डेल्टा 2। कितना एंगल? 2 डेल्टा 2। तो जब सेंटर पे एंगल 2 डेल्टा 2 बनती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच कितनी एंगल बनती है? व्हाट आई एम आस्किंग इज दिस पर्टिकुलर एंगल। ये रही कॉर्ड और ये रही टेंजेंट। ये कॉर्ड से टेंजेंट के बीच में कितनी एंगल बनेगी? तो अगर ये वाली एंगल है 2 डेल्टा 2, ठीक है, तो आप खुद ही सोचो ना, एक डायग्राम अलग से दिखाता हूं मैं बोलूं कि ये है आर्क, ये है A, ये है B, और ये वाली एंगल है 2 डेल्टा 2। यहां पे एक टेंजेंट, यहां पे एक टेंजेंट, यहां पे एक कॉर्ड। तो बताओ ये वाली एंगल कितनी बनेगी? ये वाली एंगल, तो अगर ये 2 डेल्टा 2 है तो ये कितनी बन जाएगी? डेल्टा 2। सिंपल, हाँ बनता है ना, बताया ना। अब वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाइए आप, ठीक है, और बताओ दिस, ये 2 डेल्टा 2 है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा 2। साथ में एक और चीज सोचो कि मैं बोलूं कि A से B की कॉर्ड लेंथ क्या होगी, तो आप बोलोगे C2। हालांकि आपको मालूम है कि C2 का मतलब यहां पे एक चेन लेंथ ही तो है, 1 चेन लेंथ। फिर C3 भी 1 चेन लेंथ, C4 भी 1 चेन लेंथ, कहां तक? n-1 तक। और nth क्या हो जाएगी? Cn अलग तरीके से निकलती, कैसे निकलती है?
सीख चुके हैं आप। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने 2 डेल्टा 2 से यूज करके डेल्टा 2 लिखा और डेल्टा 1 को पिछले वाले आर्क से लेके गया उधर, अब यहां पे सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ए को मान लो सेंटर और C2 को मान लो रेडियस और कर दो एक आर्क ड्रॉ। ये कुछ ऐसा हो गया ड्रॉ, और उसके बाद नाउ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट एज B डैश, ठीक है, और B से B डैश दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज गोइंग टू बी द ऑफसेट O2। So this is offset O2 we have, ठीक है, ये ऑफसेट O2 आ जाएगी। अब आप ध्यान से सोचो कि दिस ऑफसेट O2 इज बेसिकली फॉर पॉइंट B which is taken with respect to produced line of the chord। So आप इस बात को समझिए पहले, ये है क्या, ये अगर C2 है तो ये भी तो C2 होगी। आप सोचो ना कि A से B तक C2 और वो आर्क ड्रॉ किया तो B डैश मिला, तो A से B डैश भी तो C2 हो जाएगी। अब सोचो, अब आपको O2 निकालना है ऑफसेट। अब मैं अगर O2 पे जाऊं ना तो बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग वर्कआउट करेंगे, और यहां देखो थीटा इक्वल टू L अपॉन R से पहले इस वाले आर्क में फिर इस वाले आर्क में वर्कआउट करेंगे ताकि O2 की वैल्यू आपको मिल जाए। ठीक है, अब यहां से लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम आर्क OAB, फ्रॉम आर्क OAB कितना लिखोगे, 2 डेल्टा 2 इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू L अपॉन R। 2 डेल्टा 2 इज इक्वल टू L की वैल्यू कितना, तो कॉर्ड नहीं देखना है, आर्क की वैल्यू भी कॉर्ड लेंथ के बराबर, कई बार बता चुका हूं मैं आपको, तो ये हो जाएगी C2 अपॉन R। सो दिस आई कैन राइट इट इज 2 डेल्टा 2 इज इक्वल टू C2 अपॉन R। ठीक है, सो उस हिसाब से आई कैन राइट दिस डेल्टा 2 इज इक्वल टू C2 अपॉन 2R वी हैव, है ना। अब यहीं पे इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन 3 है, और आगे चलते हैं फ्रॉम आर्क। अब आर्क आते हैं इसमें, डायग्राम यहां देखिए। अब सो ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, अब देखो ना वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, ए बी बी डैश। सो इसमें आई कैन राइट दिस इज ए बी बी डैश, और दिस आई कैन राइट, जरा बताओ फिर से देखो डायग्राम को और बताओ कितना लिखा जाना चाहिए, सोचिए जरा कितना लिखोगे आप। तो आप बोलोगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज टोटल थीटा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू L अपॉन R। L कितनी है O2, R कितनी है C2। सो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू O2 अपॉन C2। सो दिस आई कैन मेंशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू O2 अपॉन C2। अब एक काम करते हैं, अब इस वाले ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, अब इसमें डेल्टा 1 की वैल्यू आप ध्यान से देखो, डेल्टा 1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं C1 अपॉन 2R। ये डेल्टा 1 की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके थे C1 अपॉन 2R, और डेल्टा 2 की वैल्यू आपने अभी निकाल रखा है। सो मैं इसको क्या पुट करूं, C1 अपॉन 2R प्लस C2 अपॉन 2R इज इक्वल टू O2 अपॉन C2। तो बताओ O2 की वैल्यू क्या लिखेंगे फिर। अब यहीं पे अगर मैं O2 की वैल्यू लिखूं, सो आई कैन सिंपली मेंशन दिस O2, द ऑफसेट 2 इज इक्वल टू दिस इज C1 C2 प्लस C2 स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2R। दिस इज द सेकंड ऑफसेट वैल्यू। क्या नाम था मेथड का, ऑफसेट फ्रॉम chord produced। Offset is taken from chord produced। Look at this diagram now। यहां देखो, this is the chord C1 produced। This line AB dash is the produced line of the chord। We have taken the offset O2 for point B with respect to the produced line of the chord। Offset taken from produced line of the chord। ठीक है, चलो ये निकल गया O2। थोड़ा A3 वर्कआउट करते हैं।
अब मुझे लगता है ना कि आपने अभी तक इसका नर्व्स पकड़ लिया होगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। जो प्रोसीजर यहां फॉलो किया वही प्रोसीजर यहां फॉलो किया, वही प्रोसीजर आगे भी फॉलो करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला काम टेंजेंट को ड्रॉ करना है। ये हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया दिस। अब बताओ जब ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया तो इस वाली एंगल को क्या लिखेंगे? सोचिए आप सभी। मैं चाहता हूं कि डेरिवेशन जब कंप्लीट हो जाए तो इस डेरिवेशन को एक बार खुद से करना। आपकी ना किसी भी टॉपिक की ना क्लैरिटी ऐसे ही बढ़ती है खुद से करने से। मैं आपको सिखा रहा हूं, हर एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं। वीडियोस को एक बार देख लेना पहले पूरा, उसके बाद पेन पेपर उठाना और खुद से ड्राइव करना। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, कोई मिस्टेक का चांसेस ही ना रहे। ठीक है, अब देखो जैसे ये है डेल्टा 2, ठीक है, इधर भी ये हो जाएगी डेल्टा 2। सो वी हैव डेल्टा 2 दिस साइड, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी दिस वन इज आल्सो डेल्टा 2, सो दिस side also it will be delta 2 here. So tangent line I have drawn through the black color, but now I will show you the chord line that is B to C, and that chord line is through this particular point. So I can mention the C point is here. So if I ask you what is the BC chord की length क्या है? This BC chord length is C3. हालांकि आपको मालूम है कि chord C2 और C3 length wise equal हो गई, बाद में अप्लाई करेंगे। So this length C2 and C3 will be equal, but if I ask you now look at the arc B and C, OBC arc. Are you able to understand this particular, the last arc in this? For this arc, we have the arc BC, the length C3 and arc length BC, both will be same, assumed as same. Since the angle here 2 delta 3, we can now mention the angle. जब ये 2 delta 3 है, then what should be the angle between the tangent and the chord? ये रही chord और ये रही tangent. How much? So just delta 3 we have, right? So as you have taken this delta 3 and here it is delta 3 from this side, यहाँ delta 2, यहाँ भी delta 2 और ये वाली एंगल यहाँ से. So now consider the B point as a center and C3 as radius and draw an arc here. अब यहां से मैं एक आर्क ड्रॉ करूं, so you can see this is arc. ठीक है, ये आर्क ड्रॉ किया। so सबसे पहले एक पॉइंट मार्क करता हूं। so this point I have marked C dash। एक सवाल है मेरा, आप बता दो, if I ask you B to C is C3, so B to C dash must be C3। अगर ये यहां से यहां C3 है तो यहां से यहां भी तो C3 ही होगी। और अब अगर मैं बोलूं CC dash, this one can be marked as the offset 3, और जैसा इसके लिए निकाला ना वैसे ही आप जाएंगे C4 के लिए। मैंने 3 का एग्जांपल दिया था। कर्व खत्म नहीं हो रही अभी, कर्व में तो कई सारे ऑफसेट्स, कई सारे इंटरमीडिएट कॉर्ड हैं, तो कई सारे ऑफसेट्स भी निकलेंगे। पहला निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकलेगा, पांचवा निकलेगा। तो अब पहले तीसरी की वैल्यू समराइज करते हैं क्या होनी चाहिए। आप खुद ही सोचो, 2 delta 3 is equal to C3 upon R. Let's calculate here. From arc OBC, and I can write this is 2 delta 3 is equal to C3 upon R. Say here this delta 3 is equal to C3 upon 2R, and now we have this relation as 4. अब चलते हैं, जब ये हमने लिख लिया है, ठीक है, जब ये हम लोग लिख चुके हैं, दिखाई दे रहा है ना, लिख चुके हैं। सो अब इसी चीज को यहां पे अब आर्क में देखो। नाउ लुक एट दिस, जरा देखो, ये है B, ये है C और ये है C डैश। तो इस वाले आर्क में देखो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द आर्क हियर? सो इस आर्क में यू हैव द टोटल एंगल डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, एंड वी हैव द रेडियस C3, एंड वी हैव दिस आर्क व्हिच इज ऑफसेट O3, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। थीटा इज व्हाट? डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 is equal to O3 upon C3. So I can now write from arc this OBC, sorry, BCC dash. This is BCC dash. और यहां से I can write this is delta 2 plus delta 3. Delta 2 plus delta 3 is equal to O3
अपॉन C3। अब आप खुद ही देखो कि आपको क्या डेल्टा 2 की वैल्यू मालूम पिछले वाले केस से C2 अपॉन 2R, और डेल्टा 3 की वैल्यू C3 अपॉन 2R। सो यहां पे आई कैन इनकॉर्पोरेट द वैल्यू एंड दिस इज C2 अपॉन 2R प्लस C3 अपॉन 2R। निकाला था ना अभी, देखो पिछले वाले केस में और इस वाले केस में भी निकाला है। C3 अपॉन 2R इज इक्वल टू O3 अपॉन C3। So what I can write here, O3 is equal to कितना लिखा जाना चाहिए? So this you can easily summarize that this one is going to be C2 C3 plus C3 square whole divided by 2R. This is the third offset we have. और अब मैं आपसे पूछता हूं, रिलेशन देखना पहले आप ध्यान से, और इन सब में एक पैटर्न को रीड करो। पहली वैल्यू क्या थी ऑफसेट की? C1 स्क्वायर अपॉन 2R। आगे बढ़ो, सेकंड क्या है? C1 C2 प्लस C स्क्वायर अपॉन 2R। C1 C2 प्लस C स्क्वायर अपॉन 2R। फिर तीसरा में देखो क्या है? O3 C2 C3 प्लस C3 2R। क्या चौथा बता सकते हो? सिमिलरली, सो व्हाट आई कैन राइट यहां, सिमिलरली दिस O4 is equal to C3 C4 plus C4 square upon 2R, then O5 this is C4 C5 plus C5 square upon 2R। आप देखो सब एक ही जैसा हो रहा है अब, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड द लास्ट वन ON, यही आपको सोचना है बस, कितना लिखोगे? सो ON है, सो आई विल राइट CN minus 1 into Cn plus Cn square whole divided by 2R। यही है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। तो जितने सारे आपने कॉर्ड बनाए, उस हर एक कॉर्ड को प्रोड्यूस किया आपने, और प्रोड्यूस्ड कॉर्ड के बेसिस पे आपने ऑफसेट का मेजरमेंट किया। दिस मेथड इज वेरी एग्जैक्ट, और इसका यूज करके आप कर्व को बहुत ही प्रॉपर्ली सेट कर पाते हो, ठीक है, इसका यूज काफी ज्यादा होता है। सो आप जरा सोचो कि हमने अलग अलग ऑफसेट्स की वैल्यू निकाली अभी। अब ये जो ऑफसेट्स की वैल्यू निकली है, अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, बोर्ड पर जगह खत्म हो गया है, ठीक है। सो मैंने आपको ऑफसेट्स की वैल्यू ON तक समझा दिया, अभी डिस्कशन बाकी है। पहले आप अब लिखना चालू करो, तो यहां से शुरुआत करो, बहुत ही प्रॉपर्ली बनाना है डायग्राम को। और इनफैक्ट मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप समझ चुके हो ना, तो पहले एक रफ में खुद से करके देखो, फिर वीडियो प्ले कर लेना, ठीक है। सब कुछ तो समझा दिया, कुछ बचा ही नहीं समझाने के लिए अब, ठीक है। तो आप पहले खुद से करके देखो डेरिवेशन, उसके बाद प्ले करके लिख लो। मैं अब यहां से दिखा रहा हूं आपको वीडियो, आप पॉज करके लिखते चले जाइए। सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। हो गया? सो अब यहां पे मैं एक एक करके अब आपको समझाऊंगा। सो ये डायग्राम जो मैंने आपको अभी बनाने के लिए बोला था, आपने इसको बना लिया होगा प्रॉपर्ली, इसका यूज आएगा अभी, क्योंकि मैं इसका सेटिंग आउट भी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ग्राउंड पे सेट करेंगे, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब मैं इसको पहले डेटा समराइज करता हूं कि इसकी डेटा को क्या लिख सकते हैं। सो पहले तो ये बता दो कि C1 C2 C3 Cn तक ये सब अलग अलग होती है या फिर कुछ वैल्यू सेम भी होती है। मैं ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट कॉर्ड की बात कर रहा हूं। ये इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ वाइज सेम होती है या अलग अलग होती है? थिंक अबाउट इट। पहली और आखिरी अलग, बाकी सब सेम। सो पहली और आखिरी अलग है, बाकी सब सेम है। तो उस चीज को अब मैं यहां पे विजुअलाइज कराता हूं आपको, समझिएगा। उसी में ही जो रिलेशंस लिखा है उसमें इसकी वैल्यू क्या बनेगी। सो लेट्स एनालाइज।
देखो, तो मैं यहीं पे वी नो दैट उसी के कंटिन्यूएशन में है ना। वी नो दैट क्या मालूम है हमें, C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 कहां तक भाई, तो आप बोलोगे Cn-1 तक, और वैल्यू होती कितनी है, 1 चेन लेंथ, 1 चेन लेंथ, और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग C। तो अगर जहां पे भी C लिखूंगा ना, उसका मतलब समझ लेना 1 चेन लेंथ, और ये अगर 20 मीटर का चेन यूज कर रहे हो तो 20 मीटर, और अगर 30 मीटर का चेन यूज कर रहे हो तो 30 मीटर। वेरी सिंपल। सो इसकी वैल्यू वही चेन लेंथ के बराबर हो जाएगी। अब एक काम करते हैं कि जहां जहां वो आपने O1, O2, O3, O4, O5 एंड ON जो लिखा है, उसमें जहां जहां C2 दिखाई दिया मैं C से रिप्लेस कर दूंगा, C3 दिखाई दिया तब भी C, C4 दिखाया तब भी Cn-1 तक जहां जहां कुछ दिखा हमें, उन सबको मैं सिर्फ C से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पहला और आखिरी इंटरमीडिएट कॉर्ड डिफरेंट होती है, और बाकी दूसरे से लेकर के N-1 तक एक चेन लेंथ के बराबर होती है। तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करता हूं सिर्फ 1 चेन लेंथ से, और एक एक करके मैं ऑफसेट्स की वैल्यू को अब समराइज करता हूं कि फाइनल वैल्यू क्या होगी। सो नाउ द ऑफसेट्स आर, ऑफसेट्स, सबसे पहला ऑफसेट आप खुद सोचो, हियर दिस इज O1, फॉर्मूला क्या था, C1 स्क्वायर अपॉन 2R। क्या ये एज इट इज रह जाएगी, क्योंकि इसमें C2 का टर्म ही नहीं आया है, फिर इन सब में से किसी का टर्म नहीं आया है, एज इट इज रह जाएगी। दूसरा, सेकंड रिलेशन, आई कैन राइट O2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पहले फार्मूला दिखाता हूं कि कितनी थी। दिस इज C1C2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2R, यही थी ना फार्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया अभी। तो C1 को तो C1 रहने दो क्योंकि वो C नहीं है, लेकिन ये C है, तो हम लोग कहेंगे C1C प्लस C स्क्वायर अपॉन 2R। So this I can mention here. This is C1C plus C square upon 2R. ये हो जाएगी ऑफसेट। यही सब वैल्यूज है जो आपको हेल्प करेगा कर्व को सेट आउट करने में। कैसे, आगे दिखाएंगे। तीसरा देखो, आप बताओ O3 की वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले ये बताओ। तो आप लिखोगे C2C3 प्लस C3 स्क्वायर अपॉन 2R। जरा सोच के देखो पहले कितना लिखोगे, तो आप लिखोगे C2 इज C, C3 इज ऑल्सो C, प्लस C3 इज ऑल्सो C स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2R। तो ये बनी कितनी, C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट इज 2C स्क्वायर, इट इज 2C स्क्वायर अपॉन 2R, और बची कितनी, C स्क्वायर अपॉन R। देखिए ध्यान से, O3 में तो यही हुआ। अब बताओ O4 में लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो वो हो जाएगी C3 C4 C इंटू C, फिर C4 स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइड बाई 2R, ये भी बनी C स्क्वायर अपॉन R। फिर बताओ O5 क्या लिखोगे, C स्क्वायर अपॉन R। O6 क्या लिखोगे, C स्क्वायर अपॉन R। कहां तक C स्क्वायर अपॉन R, N-1 तक। अब इसी को मैं एक ही बार में समराइज करके लिखता हूं। सो वी कैन राइट दिस O3 इज इक्वल टू O4 इज इक्वल टू O5 इज इक्वल टू कहां तक, तो आप लिखोगे ON-1 तक। कितनी हो जाएगी, तो आप लिखोगे दिस इज गोइंग टू बी C स्क्वायर अपॉन R। कैसे आया, तो आपने जहां जहां C की वैल्यू थी वहां C की वैल्यू पुट किया, कैंसल आउट होकर के C स्क्वायर अपॉन R बचता है। अभी दिखाया भी मैंने आपको किस तरीके से आ रही है। और अब बताओ N-1 तक निकली है, तो जो आखिरी निकलेगी उसकी वैल्यू क्या लिखी जानी चाहिए। सो आप वो ही देख लो यहाँ पे, दिस ON, अगर मैं लिखूं ON तो आप बता दो यहीं पे ON की वैल्यू पहले सोचो कि क्या है, तो आप लिखोगे Cn-1 इंटू Cn प्लस Cn स्क्वायर अपॉन 2R, यही लिखोगे ना। तो आप बताओ Cn-1 की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, C, तो ये हो जाएगी CCn प्लस Cn स्क्वायर अपॉन 2R। सो इसकी वैल्यू जो बनी दैट इज C इंटू Cn प्लस Cn स्क्वायर अपॉन 2R इज द फाइनल रिलेशन। तो आप देखो कि पूरे कर्व को सेट करने में हमें सिर्फ यही 4 ऑफसेट्स की जरूरत पड़ रही है। न्यूमेरिकली 4 वैल्यूज हैं, यही 4 वैल्यूज हैं न्यूमेरिकली। सो O1 अलग, O2 अलग, O3 से लेकर के ON-1 तक C स्क्वायर अपॉन R, और ON की वैल्यू ये आ गई। पहले तो आप ये समझो कि जो भी आपने निकाला है ना, कितना सिंप्लीफाई हो गया।
डायग्राम जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था, फिर एक एक करके मैंने उसका डेरिवेशन आपको समझाया और फिर हमने फाइनली कंक्लूड किया कि ऑफसेट की वैल्यू क्या है। और एक चीज और कंक्लूड करता हूं कि ग्राउंड पे कैसे सेट करोगे आप, ठीक है। सो इसका यूज कैसे करेंगे, हमने क्या बताया कि कैसा भी कर्व हो, इसके थ्रू जो सेटिंग आउट होती है वो बहुत ही एग्जैक्टली कर पाते हो कर्व को, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑफसेट की वैल्यू इस मेथड में बहुत ही कम आएगी, वेरी वेरी लेस। यही इसका एडवांटेज है। सो मैं आगे बढ़ता हूं, O1, O2, O3, O4, O5, On-1 एंड On। तो बेसिकली 4 वैल्यूज ही है। कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले ये तो थ्योरी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूं कि ग्राउंड पे यूज कैसे करेंगे। भाई आखिरकार एक चीज तो आपको सोचना चाहिए ना, भाई डायग्राम समझ लिया आपने, डेरिवेशन समझ लिया, ऑफसेट निकाल लिया, करेंगे क्या इसका, तो क्या करेंगे वो अब देखिए यहां पे ग्राउंड पे। सो सी हियर, सर्वे यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए, देखते चले जाओ कहां तक, V तक। फिर क्या करोगे, T1 निकाल लेंगे, हियर इज T1। और अब यहां से स्टार्ट होती है सर्वे। सिर्फ चेन का यूज करना है, एंगल का यूज नहीं करना, सिर्फ चेन का यूज करना है। सो एंगल तो एलिमिनेट कर दिया था ना हमने। आप देखो कि जितने भी ऑफसेट्स निकल के आ रहे हैं वो सिर्फ लेंथ के बेसिस पे हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए कोई भी ऑफसेट इसमें परपेंडिकुलर है भी नहीं, नो एनी ऑफसेट इज परपेंडिकुलर। आप अगर अभी देखोगे ना डायग्राम जो मैंने मेनली बनाया था सबसे पहले, उस डायग्राम में देखो तो आपको समझ में आया कि हर एक ट्रायंगल एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनता है, ठीक है, जिसके दो साइड, जैसे कि C1 इक्वल हो गया, दूसरे वाले में C2 इक्वल हो गया, और तीसरा था O2, फिर तीसरे वाले में क्या हुआ, C3 इक्वल, फिर बना O3। तो इस तरीके से है। तो उसमें क्या है ना कि एंगल 90 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है। सो नो एनी ऑफसेट इज एट 90 डिग्री। सो इसको कैसे सेट करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका नाम ही है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। सो अब सबसे पहला पॉइंट निकालेंगे। तो आप इसको समझने के लिए अपने नोट्स में उस डायग्राम को देखो जो आपने अभी बनाया है। आप विजुअलाइज ऐसे करो कि वो जो डायग्राम आपने कॉपी में बनाया ना, वो हमारी ड्राइंग है जो हमारे पास है, और मैं ग्राउंड पे जा रहा हूं, और ग्राउंड पे ए से V का सर्वे किया, V से T1 का। तो अभी जो दिखा रहा हूं वो ग्राउंड, आपको याद होगा वो जो डायग्राम आपने बनाया ना अभी अपने नोट्स में, उसमें लिखा होगा पेपर पे डिजाइनिंग किया हुआ डायग्राम है वो। अब उसको यूज करेंगे ग्राउंड पे कैसे। मान लीजिए आपके पास वो मैप है जिसमें सारे डायमेंशंस मालूम है, तो आपने क्या किया, A से V और V से T1 आ गए, T1 निकल गया। अब T1 से अगला पॉइंट हम लोग A' पता करेंगे। तो आप बताओ A' उस डायग्राम में इसी लाइन ऑफ एक्शन पे है, कितने डिस्टेंस पे, तो आप बोलोगे C1 डिस्टेंस पे वी हैव A' पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको मिल गई A'। अब मैं बोलूं ये यहां से जैसे A' निकला है ना, यहां से एक ऑफसेट लेंगे हम लोग, ठीक है। ये ऑफसेट यहां से आर्क लिया, ठीक है, और ये आर्क जो ये चेन का एक पॉइंट यहां, दूसरा पॉइंट यहां, एक आर्क लिया। सिर्फ इस तरीके से आर्क लिया कि ये जो ऑफसेट है कितने डिस्टेंस का आर्क लिया। सो दिस यू विल हैव सम O1 वैल्यू। सो ये आपको जो पॉइंट मिली वो A पॉइंट मिल गई। और अब मैं यहां से T1 A को मिला देता हूं, और T1 A को मिला करके एक मैं इसको भी आगे ड्रॉ कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। तो आप खुद ही बता दो कि ये जो पॉइंट A मिली ये हमारी कर्व वाली पॉइंट है। प्रोसीजर क्या बताया हमने, T1 से इसी टेंजेंट पे C1 डिस्टेंस पे A1 आर्क मेंशन किया, क्योंकि आपको C1 मालूम है, कैलकुलेट कर चुके हैं आप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे। भाई चेन है ना, O1 की वैल्यू, मैंने क्या बताया इस मेथड का एडवांटेज क्या, इट इज वेरी सिंपल, बिकॉज दिस मेथड विल हैव द ऑफसेट वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही कम आएगी, 1 मीटर, 0.5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो भाई एक चेन है आपके पास, 15 सेंटीमीटर का आर्क तो यहीं पे सामने दिखाई दे, 1 मीटर तो सामने दिखाई दिया, और वो ऑफसेट है। और आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ सेम लिया आपने। O1 की आर्क और O1 की जो कॉर्ड है वो दोनों सेम है, और आप तो कॉर्ड सेट कर रहे हो। तो चेन को यहाँ पे होल्ड किया, एक तरफ उधर और एक तरफ यहाँ, और जितना भी डिस्टेंस रहा होगा O1 उतना आपने टर्न कर दिया यहाँ पे सिंपली मैनुअली, सच दैट ये यहाँ पे होल्ड करके ऐसे टर्न किया, सच दैट दिस वन इज ऑल्सो C1, तभी तो आर्क हुआ। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चेन से ही करना है काम। बहुत ही सिंपली होता है, क्योंकि O1 की वैल्यू बहुत ही कम होगी। न्यूमेरिकली जब सॉल्व करोगे ना तो और भी ज्यादा आइडिया क्लियर होगा आपको। ये C1 है, ये O1 है, तो ऑफ कोर्स ये भी C1 रहा होगा। अब ये क्या है ना,
कि T1A इज द कॉर्ड ऑफ द फर्स्ट आर्क, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसी कॉर्ड को प्रोड्यूस कर दिया आगे की तरफ। अब बताओ, इसी लाइन पे सर्वे करते हुए हमने लाइन को प्रोड्यूस कर दिया ग्राउंड पे। ग्राउंड पे रेंजिंग करते हो ना, आपको याद होगा ना रेंजिंग, लाइन रेंजर, डायरेक्ट रेंजिंग याद होगा आपको। आप क्या करो, रेंजिंग रॉड यहां, रेंजिंग रॉड यहां, सर्वे करते 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 आगे चले गए इसी लाइन ऑफ एक्शन पे, लेकिन कहां तक, तो डायग्राम देखो फिर से और बताओ T1A वाली जो लाइन है, कॉर्ड वाली लाइन, उस पे कहां तक जाएंगे हम लोग, तो आप बोलोगे C2 डिस्टेंस तक जाएंगे। तो आपको एक पॉइंट मिलेगी, जरा देखो कौन सा पॉइंट है, तो आपको याद होगा दैट पॉइंट इज B डैश। फिर से वही काम करेंगे। अब क्या करेंगे, सेंटर A को लिया, आर्क C2 लिया, और यहां से हमने चेन, एक चेन लेते ना, चेन का ये C2 की वैल्यू क्या होती है, 1 चेन लेंथ, 20 मीटर की चेन है, ये 20 मीटर की चेन का एक एंड यहां, दूसरा एंड यहां, तो सर्वेयर इसको लेकर के घूम जाएगा स्ट्रेच करते हुए, तो ये यहां से कुछ ऐसा घूम गया ग्राउंड पे, सच दैट कि ये O2 की ऑफसेट यहां पे जितनी डिस्टेंस है वो मिल जाए। हो सकता है कि ये 1 मीटर 2 मीटर जो भी हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और अब मैं क्या करूंगा, ये हमें पॉइंट मिल गई कर्व वाली, सो दिस वन इज B पॉइंट। अब क्या करेंगे, A और B को कनेक्ट करते हुए फिर से आगे चले जाएंगे, तो ये हमारी कॉर्ड लाइन बन गई, और ये कितनी रहेगी, तो ये C2 है, तो ये भी C2 है। अब देखो, जब ये पॉइंट मिल चुकी है हमें, आप देखो A पॉइंट मिल गई, B पॉइंट मिल गई, अब हम लोग C की तरफ आगे जा रहे हैं, लेकिन C पॉइंट एस्टैब्लिश करने के लिए हमें फिर से 2 पॉइंट की जरूरत। अच्छा, एक चीज और मैं याद दिलाता हूं, डू यू रिमेंबर द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू 2 reference points. Reference 1, reference 2, location of the third point we are establishing. Now, location of the another point, reference is A and B dash, third point. Now, the C point, if you want to set to the ground, you need the 2 references. Turn कीजिए कैमरा इधर, ठीक है। So now, here it is B and then here it is C point we have. तो जैसे यहाँ पे B है ना, वो यहां पे कहीं पे C पॉइंट एस्टैब्लिश करेंगे, लेकिन C पॉइंट को सिर्फ B से नहीं कर पाओगे, यू नीड वन मोर पॉइंट एंड दैट पॉइंट मस्ट बी हियर समवेयर। तो वो पॉइंट क्या है, तो आपके पास में हाथ में डायग्राम रखा हुआ है, आप देखो वो पॉइंट आपको C डैश नजर आ रही होगी। सो कितने डिस्टेंस पे, तो आप बोलोगे C3 पे एक पॉइंट मिली, दैट इज C डैश। तो अब इन दोनों का रेफरेंस यूज करते हुए वी कैन एस्टैब्लिश नाउ वन आर्क हियर एंड देन वी विल गेट दिस पर्टिकुलर O3, और इन दोनों को फिर से मिला दिया और फिर से एक कॉर्ड हमने बना दिया। सो दिस वन इज द पॉइंट C। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो भी हम लोग यहां पे कर रहे हैं ना, आप बस इतना सोचो कि O2 का जो ऑफसेट है प्रोड्यूस लाइन ऑफ कॉर्ड से लिया गया है B के लिए, O3 का ऑफसेट प्रोड्यूस लाइन ऑफ कॉर्ड C2 है, वो यहां पे B हो गया, सो ये यहां पे C हो गया पॉइंट। उसी तरीके से ये भी हमारा कॉर्ड का प्रोड्यूस लाइन है, तो इस मेथड का नाम ही है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस। तो अब आप सोचो कि आपको क्या क्या मिला है, वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो ग्राउंड पे आपको T1 मिल चुका था, तो एक पेग यहां पे लगाया, दूसरा पेग यहां पे लगाया, तीसरा पेग यहां पे लगाया, चौथा पेग यहां पे लगाया। ये जो सारे पेग पॉइंट्स मिले हैं ना, इन सभी को एक लाइन बना करके कनेक्ट कर दो ग्राउंड पे। लाइन बनाने के लिए ना मटेरियल आती है, अलाइनमेंट बोलते हैं उसको। अलाइनमेंट आपने नाम सुना भी होगा, हालांकि अलाइनमेंट का जिक्र हाईवे इंजीनियरिंग में भी होगा, लेकिन आप पहले यहाँ पे समझो, अलाइनमेंट इज बेसिकली अ लाइन थ्रू व्हिच एनी रोड प्रोजेक्ट और रेल प्रोजेक्ट इज डिटरमिन्ड ऑन द ग्राउंड। तो आप अलाइनमेंट बना रहे हो, तो आपने क्या किया ना, बहुत सारे पॉइंट्स निकाल लिए 20-20 मीटर के डिफरेंस पे ग्राउंड पे, या फिर C1, C2, C3 इस तरीके से ग्राउंड पे आपने निकाल लिए। अब मैं करूंगा क्या, ग्राउंड पे इन सबको आपस में कनेक्ट करूंगा, ठीक है। ये हमने कुछ ऐसा कनेक्ट किया, लुक एट दिस। तो रेड कलर की जो लाइन यहां पे दिखाई दे रही है, दिस इज बेसिकली अ कर्व। ये वही कर्व है जिसको आपने अभी पेपर पे डिजाइन किया था। तो आपने शिफ्टिंग कहां किया, पहले आपने पेपर पे बनाया उस कर्व को, और उसी कर्व को आपने ग्राउंड पे अचीव कर लिया। इट इज पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट विच वी हैव एस्टैब्लिश्ड। तो ग्राउंड पे कर्व को बना लेना आसान काम नहीं होता है, सेट करना पड़ता है आपको, और सेटिंग करने के लिए बहुत सारे आप पहले स्टडी करते हो उसको, फिर आप उसके डेटा को कैलकुलेट करते हो, फिर इंस्ट्रूमेंट लेकर के ग्राउंड पे जाते हैं, ए पॉइंट से सर्वे स्टार्ट किया, वी तक गए, T1 निकाला, और T1 से ए पे गए सर्वे करके,
फिर ए से बी तक गए सर्वे करके, बी से सी गए सर्वे करके, सी से डी जाएंगे और यही करते 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 T2 तक चले जाएंगे। द प्रोसेस थ्रू विच यू आर मेकिंग अ कर्व ऑन द ग्राउंड इज नोन एज द सर्कुलर कर्व रेंजिंग, नोन एज द सेटिंग आउट ऑफ द कर्व। तो इस तरीके से आपने कर्व बनाया। ये वही लाइन है जिसको हम लोग अलाइनमेंट कहते हैं। दिस इज नोन एज द अलाइनमेंट। अब एक चीज मैं और बोलूंगा कि अलाइनमेंट जो ग्राउंड पे बनाई जाती है ना, उसमें हम लोग यूज करते हैं CaOH होल ट्वाइस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आप उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और उसको ड्रॉ करते हो ग्राउंड पे। तो आपने इसको ड्रॉ किया तो आपको रोड जब ग्राउंड पे ड्रॉ करोगे ना, तो आपको स्मॉल लेंथ के लिए C1 के लिए स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, A से B के लिए भी स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। अभी ना बोर्ड की साइज छोटी है, इसलिए आपको यहां पे ना आर्क और कॉर्ड अलग दिखाई दे रहा है, ये आर्क एंड कॉर्ड अलग। ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता। ग्राउंड पे क्या होता ना कि आपको सिर्फ यही लाइन दिखाई देगी ऐसे, ये यहां से ऐसे, ये यहां से ऐसे, ये यहां से ऐसे, और छोटे छोटे लेंथ में वो स्ट्रेट ही है, ठीक है, ये इस तरीके से। और ओवर द लॉन्ग रन टोटल को एक साथ देखो तो आपको एक बहुत बड़ी आर्क दिखाई देगी। ये वही आर्क है जिसको आपने पेपर पे डिजाइन किया था, नोन एज द अलाइनमेंट। यही है वो हमारी अलाइनमेंट जो हमने यहां पे ड्रॉ किया ना, उसी को मैं दिखा रहा हूं, अलाइनमेंट। अब रोड प्रोजेक्ट हो या रेल प्रोजेक्ट हो, छोटा सा एग्जांपल ले लो। मान लो कि रोड प्रोजेक्ट है तो ये अलाइनमेंट ही आपकी रोड की सेंटर लाइन बनती है। जैसे मान लो रोड बना रहे हो आप, तो आपको सेंटर लाइन ऑफ द रोड मिल गया अभी। अब क्या करोगे, ROW मार्क करोगे, राइट ऑफ वे, क्लियरिंग करोगे, ग्रबिंग करोगे, अब इसी के ऊपर रोड का कंस्ट्रक्शन चालू करोगे। तो ये रही सेंटर लाइन जिस पर डिवाइडर बन जाएगी रोड की। 4 लेन की रोड है मान लो, 2 लेन इस साइड 2 लेन उस साइड, तो ये बन गई डिवाइडर। 2 लेन इस साइड बना दो, 2 लेन इस साइड बना दो रोड, ये हमारी बन गई सेंटर लाइन। अगर डिवाइडर नहीं बनाना चाहते हो तो 4 लेन एक ही बार में बना दो, ये हमारी सेंटर लाइन रोड की मार्क हो गई, ठीक है। रेलवे प्रोजेक्ट है तो इसी लाइन पे आप मिट्टी भरोगे और एम्बैंकमेंट बनाओगे और इसी के ऊपर, इसी के अलोंग रेलवे ट्रैक्स को लेआउट करेंगे। कभी भी जाना, कभी भी रेलवे स्टेशन पे आप जाना तो आप देखना कि रेलवे लाइंस ना बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई नहीं देगी आपको, ओवर द लॉन्ग रन आपको कर्व ही दिखाई देगी। वो कर्व बनाया कैसे, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो लाइन ऑफ अलाइनमेंट है ना, यही वो आपको हिंट करता है कर्वेचर कैसे टर्न करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सेट द कर्व एंड दिस डायग्राम इज ऑफ ग्राउंड। तो आपने जो देखा वो क्या था, पहले पेपर का, तो पेपर से आपने स्टैब्लिश किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट शिफ्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेपर which you have designed to the ground. So here you have shifted the information to the ground and you have made a curve which you have designed exactly same curve. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इस पे करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी हम लोग। सो पहले आप इसको लिख लीजिए, डू इट नाउ। सो आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा, बना लिया होगा। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ठीक है। आज की क्लास की टाइम खत्म हो गई है। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और अगली क्लास में सबसे पहले तो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। अच्छा, मुझे याद आया, पिछली क्लास में भी एक होमवर्क दिया था मैंने आपको। वो क्वेश्चन नंबर जो 2 अलग अलग क्वेश्चन थे, मैंने आपको बोला था कि बेसिक पैरामीटर निकाल लिया, वो आपने शायद निकाल लिया होगा। अब उसी को कंटिन्यू करो और उसके बाद इन सभी ऑफसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आसानी से कर पाओगे, ठीक है। फिर एक और मेथड बचता है, दैट इज डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। जो कर्व में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कर्व इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज यू हैव डिस्कस द अदर चैप्टर्स, ठीक है। कर्व में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हर एक में। तो जो पिछली लेक्चर थी और जो आज की लेक्चर हुई है, इन दोनों को बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, हर एक पॉइंट को लिखते चले जाइए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, डेरिवेशन को खुद से कीजिए, तभी आपको क्लियर होगा। ये पूरी तरीके से अलग टेक्निक है। ये ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पर सर्वे किया, जो मिला उसको लिखते चले गए और मैप को ड्रॉ कर दिया, नहीं। यहां पे आप सोच रहे हो कि क्या करना है और उसके हिसाब से ग्राउंड पे आप सेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन हमने दिया है उसी को आगे बढ़ते हुए इस मेथड से आप उसको सॉल्व कर लो। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगली क्लास में आज का टाइम खत्म हो गया। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।